पीएमसी बैंक के खाता धारकों से मुलाकात में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई गवर्नर से बातचीत कर मामले का हल निकालने का भरोसा दिया। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल करने से इनकार कर दिया और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। एमपी के ग्वालियर में दशहरा पर होने वाली शस्त्र पूजा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हथियार लहराते हुए खुलेआम फायरिंग कर दी। 2 दिन पुराने इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। क्योंकि हाथों में वीएचपी और बजरंग दल के झंडे लिए ये कार्यकर्ता वीडियो में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करते दिखे, जो लगातार भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। इन कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजा के दौरान रैली भी निकाली, जिसमें आगे चल रहे कुछ लोगों ने हाथों में एक बैनर पकड़ा हुआ था, जबकि कुछ ने वीएचपी और बजरंग दल के झंडे तो कुछ ने हाथों में हथियार लिए थे, जिन्हें हवा में लहराते हुए ये लोग सड़क से गुजर रहे थे। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे। इन कार्यकर्ताओं ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि नारे लगाते हुए भीड़ के बीच कई बार हवाई फायरिंग की। बाद में पुलिस ने शस्त्र पूजा के नाम पर हवाई फायरिंग और हथियार लहराने के मामले में वीएचपी और बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। मानहानि केस में गुजरात की सूरत की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी ने गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादास्पद बयान देने के मामले में राहुल गांधी पर गुजरात में 3 केस चल रहे हैं, जिनमें एक केस सूरत की अदालत में चल रहा है, जहां पेशी के लिए राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे। राहुल गांधी करीब 15 मिनट तक अदालत में रहे और सुनवाई के दौरान गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। और जाहिर सवाल आपने जो मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, ये सब बताया उसने। वो इसके बारे में उसको पूछा तो फिर गिल्टी और नॉट, उसने बोला नॉट गिल्टी। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में पेशी से छूट देने के लिए अर्जी भी दाखिल की गई, जिस पर 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। 10-12 को डेट दिया है, वो डेट को राहुल जी को आने की जरूरत नहीं है और उस दिन वो जो परमानेंट एग्जम्पशन का अर्जी है, उस अर्जी की हियरिंग होगी। पेशी के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कोई बात नहीं की और उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। इस दौरान उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही सड़क के किनारे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि पेशी से पहले राहुल ने एक ट्वीट जरूर किया और इस पूरे मामले को विरोधियों की उनको चुप करने की साजिश करार देते हुए सत्यमेव जयते लिखा। जबकि पेशी के दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे अहमद पटेल केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। तो जो है पावर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का हाजमा जो होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर होती है। तो सेंटर में लग रहा है कि दूसरी बार जीत के आए हैं तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी को अहमदाबाद की कोर्ट में भी पेश होना है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में 3 जगहों पर लगी भीषण आग में 30 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। बीते हफ्ते आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वहां इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने तो इलाके खाली कर दिए, लेकिन भीषण आग ने उनके मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से तबाही ऐसी मची कि जंगल के पास बनी दर्जनों इमारतें जलकर राख हो गईं। तेज गर्मी की वजह से जंगलों में भड़की आग ने कई लोगों को बेघर कर दिया। We made it out. I'm just so sad for everybody who... जंगल में लगी आग की वजह से अब तक लाखों एकड़ के इलाके जलकर राख हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने आग की वजह से बेघर हुए लोगों को मदद का भरोसा दिया। Fortunately, there's been no loss of life, which is something always to be thankful for. आग बुझाने के लिए अकेले न्यू साउथ वेल्स में 500 से ज्यादा दमकल कर्मी जुटे हैं। सिडनी और क्वींसलैंड में भी इसी तरह की लगी हुई आग ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। रेलवे ने बीते 10 साल में कबाड़ बेचकर अपने खजाने में करोड़ों रुपए जुटाए हैं। एक आरटीआई का जवाब देते हुए रेलवे ने बताया कि बीते 10 साल में रेलवे ने कबाड़ बेचकर करीब 35,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। रेलवे ने बताया कि ट्रेन के पुराने कोच, मालगाड़ी के टूटे फूटे डिब्बे और पुरानी पड़ चुकी पटरियों को बेचकर उसने करोड़ों रुपए कमाए। बताया गया कि पुरानी हो चुकी रेल की पटरियों को बेचकर सबसे ज्यादा 12,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। रेलवे के मुताबिक उसने सबसे ज्यादा कबाड़ 2011 से 2012 के बीच बेचा, जिनसे उसे करीब 4,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जबकि बीते 10 साल में सबसे कम कबाड़ 2016 से 2017 के बीच बेचा गया, जिनमें रेलवे ने करीब 3,000 करोड़ रुपए कमाए। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे के लिए सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले दिनों लगातार हुई भारी बारिश की वजह से पटना के कई इलाके पानी में डूब गए थे और लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
जिसके लिए मुआवजे की मांग करते हुए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टायरों में आग लगाकर सड़क को जैम कर दिया। एक जगह पर लोगों ने सड़क पर लंबा बांस रख दिया, जबकि एक दूसरी जगह पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लोहे की जंजीर बांध दी। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर गाड़ियों को रोकते भी दिखाई दिए। एक जगह पर एक आदमी एक महिला से बहस करता रहा, जबकि एक महिला एक बाइक को रोकती दिखी। इतना ही नहीं, कई महिलाएं मिलकर एक कार के आगे खड़ी हो गई और उसे रोकने की कोशिश करती नजर आईं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान जनवरी में हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई, जिसका जवाब देते हुए सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के एक जवान को मार गिराया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अनुभवी खिलाड़ियों के बिना पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंका टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को हरा दिया और सीरीज 3-0 से जीत ली। एथलीट नीरज चोपड़ा नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी उनकी कोहनी की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मुंबई में सलमान खान के बंगले में चोरी के आरोप में कई साल से फरार चल रहे एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक ग्राहकों को साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वित्त मंत्री के इस बयान ने बैंक ग्राहकों की हिम्मत तोड़ दी। पीएमसी बैंक में उसके ग्राहकों के 11,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, जिसकी गूंज महाराष्ट्र के चुनाव में भी पड़ने लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो इस पूरे मामले में विरोध का सामना करना पड़ा। वो प्रचार के लिए मुंबई के बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। इसकी खबर बैंक ग्राहकों को पहले से थी, ऐसे में वो सुबह से ही दफ्तर के बाहर जम गए। जब वित्त मंत्री आई तो उन्होंने विरोध दर्ज भी कराया। वित्त मंत्री ने लोगों को अनसुना किया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। आज ये हालत है सरदारों की और ये हर कास्ट का है। इस हंगामे के बीच पीएमसी बैंक के 10 साल से ज्यादा पुराने एक ग्राहक की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें कुर्सी पर बिठाना पड़ा। इसके बाद उन्हें पानी भी पिलाया गया। इस दौरान उनके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। छोड़ दो प्लीज छोड़ दो उनको। हंगामे के बीच वित्त मंत्री बैंक ग्राहकों से मुलाकात के लिए तैयार हो गईं, लेकिन इस मुलाकात से भी बैंक ग्राहक को कुछ हाथ नहीं लगा। बाय लॉ सिखा दिया हमको। बैंक ग्राहकों से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पीएमसी बैंक घोटाला मामले में सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने आरबीआई गवर्नर से भी इस पूरे मामले में बातचीत करने का भरोसा दिया, पर साथ साथ ये भी बता दिया कि इस मामले में सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है। Ministry of Finance may have nothing to do with it directly because the RBI is the regulator and they are doing what is by law to be done. वित्त मंत्री के इस बयान ने पीएमसी बैंक ग्राहकों को और गुस्से से भर दिया। अगर आप ओवरनाइट अकाउंट फ्रीज करते हैं, आप ओवरनाइट अकाउंट को रिलीज भी कीजिए। ये जरूरत है लोगों की, ये उनका ये काला पैसा नहीं है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी के मामले में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शस्त्र पूजा को तमाशा बताने वाले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद और बढ़ गया। रक्षा मंत्री ने विजयदशमी के मौके पर फ्रांस में राफेल की डिलीवरी लेने के बाद शस्त्र पूजा की थी, जिसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाशा करार दिया था। ये तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। डिलीवरी तो नहीं हुआ, अभी डिलीवरी होकर यहाँ आना अभी 6 महीने लगते उसको। खड़गे के इस बयान से नाराज आरएसएस ने कांग्रेस पर सनातन धर्म से नफरत करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने ये बता दिया, दे हेट ओम, दे हेट भगवा, दे हेट हिंदू, दे हेट सनातन। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है, मानसिक रोग का लक्षण है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी इस मसले पर राजनाथ सिंह का बचाव करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। विजयदशमी के पर्व के अवसर पर भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा की जाती है, हम भी करते हैं। श्री राजनाथ सिंह जी ने उस दिन शस्त्र पूजा करके कोई जुर्म नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला तेज हुआ तो कांग्रेस अपने नेता के बचाव में कूद पड़ी और उनके बयान का समर्थन किया। हिंदू धर्म की प्रथाओं के प्रति कोई ऐसी संवेदना नहीं इनको सिर्फ दिखाना है। तो ये दिखावे की जो राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका हम विरोध करते हैं।
अमेरिका के टेक्सास में एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां एक कमरे में 2 बच्चे लाइटर से खेल रहे थे, जिसकी वजह से आग भड़क गई, जिसने कुछ ही देर में इमारत के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठने लगी। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से पानी की बौछारें ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद एक क्रेन की मदद से लपटों पर पानी की बौछार की गई। लपटें इतनी भीषण थीं कि उन पर पानी की तेज बौछार का भी कोई असर नहीं दिखा। आसपास का पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। आग को फैलता देख दूसरी क्रेनों की भी मदद ली गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग में इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। देश भर में लगातार बढ़ती सब्जियों की कीमतों की टमाटर अब प्याज से भी ज्यादा महंगा हो गया है। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में बारिश और बाढ़ के बाद बर्बाद हुई फसल की वजह से दिल्ली में टमाटर प्याज से 10 रुपए महंगा बिक रहा है। जहां 1 किलो टमाटर की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 किलो प्याज के दाम 50 रुपए है। प्याज और टमाटर ऐसी 2 चीजें जो तड़के में लगती हैं तो जायका बढ़ा देती हैं, पर फिलहाल इनके बढ़े हुए दाम जो है वो लोगों की मुंह का स्वाद खराब किए हुए हैं। टमाटरों की अगर बात करें तो इनके दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि प्याज जो है वो पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय हो गया है लगातार इसी तरह रेट्स पे मिल रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि टमाटर के दाम बढ़ने से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। दुकानदारी का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। 10 दिनों से अब तक खा पी के पल्ले से 600 रुपए दिया। सब्जी मंडी पहुंचे ग्राहकों ने भी टमाटर के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ने का दावा किया। 2 हफ्ते के लिए बल्क में लेते थे, अभी रोज के लिए मैनेज कर रहा हूँ। 60 रुपए किलो टमाटर हो गया है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। वहीं मुंबई की दादर मंडी में भी प्याज के बाद टमाटर के बड़े दामों ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में बारिश से फसल का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया, जिसके बाद दुकानदारों ने आगे भी टमाटर के दाम और बढ़ने की आशंका जताई। 55-60 रुपए हो चुका है, और भी बढ़ सकते हैं। बारिश हो रहा है, बारिश रुक नहीं रहा है, इसकी वजह से बाजार बढ़ेगा। वहीं ग्राहक भी टमाटर की कीमतों में इजाफा होने से परेशान दिखे। हम लोग गरीब लोग मर रहे इसमें, सही में बोल रहे हैं, मर रहे। बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है पूरा बजट। जैसे जाते मार्केट में पैसे लेके जाते 500 रुपया, उस समझ जाता 500 में कुछ चीज आती नहीं है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में तो प्याज के दामों में उछाल के बाद टमाटर की कीमतें आसमान छूने लगी। वहाँ 1 किलो टमाटर 80 रुपए का बिक रहा है। अहमदाबाद में प्याज की कीमतें थोड़ी कम हुई तो टमाटर यहाँ पर महंगे बिकने शुरू हुए। अहमदाबाद का जोधपुर इलाका है, यहाँ पर जो सब्जी मंडी है यहाँ पर 80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। सब्जी बेचने वाले एक दुकानदार ने बाजार में टमाटर की कम आवक को बढ़ी कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। टमाटर कम आ रहा है मार्केट में, इसकी वजह से टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। सब्जियां महंगी होने के बाद ग्राहक भी जरूरत से कम सब्जियां खरीदने को मजबूर हो गए। 500 लेते थे, हम 250 लेते हैं, कम क्वांटिटी कम हो गई। जो डेली यूज़ की सब्जियां हैं उनका भी रेट बढ़ता जा रहा है, और प्याज वगैरह जो उसको तो हम लोग कम नहीं कर सकते खाना, तो खरीदना ही पड़ता है, तो वो लेने में मुश्किल होती है। देश भर में प्याज के बाद महंगे टमाटर लोगों को रुला रहे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कारों की चोरी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब तकनीक का सहारा लेने की योजना बना रही है। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि शहर में बिकने वाली सभी नई गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि गाड़ी चोरी होने पर जीपीएस डिवाइस की मदद से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर चोर तक पहुंच सके। नई गाड़ियों में जीपीएस डिवाइस लगवाने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद के कार डीलरों से बात की है। हालांकि जीपीएस डिवाइस कार बनाने वाली कंपनी नहीं लगाएगी, बल्कि गाड़ी बेचते वक्त डीलर उसमें ये डिवाइस लगाएगा। आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में इस साल अब तक करीब 3,500 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, जिनमें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से ही 800 गाड़ियां चोरी हुई हैं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अरुण सिंह। लंदन में कांग्रेस नेताओं ने कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की है, जिसके बाद कॉर्बिन ने ट्वीट कर दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ मानवाधिकार के हालात पर बातचीत की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कश्मीर में लगातार हो रही हिंसा और डर के माहौल में कमी लाने की जरूरत है। तो इस वक्त की अहम खबर, अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, मसला चूंकि कश्मीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम बार बार देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं जैसा कि क्लेम कर रहे हैं जेरेमी कि उनके साथ लेबर पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई थी और उसमें कश्मीर में जो मानवाधिकार की स्थिति है उस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ उस बैठक में ये भी कहा गया कि वहां पर तनाव जो है उसको जल्दी से जल्दी घटाना चाहिए और जो तथाकथित हिंसा और डर का वातावरण है उसमें भी कमी लानी चाहिए। तो एक तरह से बीजेपी को ये मौका मिला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में जाकर के विदेशी पार्टियों के साथ हिंदुस्तान के कश्मीर में
एक तरह से तथाकथित जो डर और भय का वातावरण उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहे हैं। और इसको लेकर जब कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए हमने, तो पहली बात तो कांग्रेस का ये कहना था कि जो लोग भी फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान होना अभी बाकी है। क्या वो वाकई कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं या ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य हैं? तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस मसले पर अभी कुछ बोल नहीं रही है। उसका ये कहना था कि थोड़ी देर में हम पता करेंगे वेयर अबाउट्स कौन है, किस हैसियत से वो उस बैठक में गया था लेबर पार्टी के, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे। कांग्रेस ने ये साफ किया कि हम अब भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का ही ये मसला है, द्विपक्षीय मसला है कश्मीर। किसी तीसरे पक्ष, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या उसके इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपनी बात पे कायम है। अगर पार्टी का कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी भी नेता के साथ बैठक करता है तो वो राय पार्टी की राय नहीं हो जाती। शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। दिल्ली के अशोक विहार में अवैध शराब ले जा रही एक गाड़ी ने स्कूल जा रही 2 लड़कियों को कुचल दिया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। लोगों के बवाल को देखते हुए वहां भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, जिस पर लोग और भड़क गए और पुलिस वालों से उलझ गए। बताया गया कि पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिस पर पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया। किसी तरह पुलिस ने लोगों के बवाल को शांत करवाया और लड़कियों को जिस गाड़ी ने कुचला था उसे अपने कब्जे में लिया। वजीरपुर के बच्चे स्कूल जा रहे थे, सारे 7 में बच्चे जाते हैं, जो कि 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट और एक बच्चा तुरंत हाथों हाथ ही मर गया और एक बच्चा की हालत बहुत सीरियस है। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। लुधियाना में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी सुरक्षा में तैनात एक जवान की मौत हो गई। जो विक्रम सिंह मजीठिया साहब के काफिले की गाड़ी जो टकराई है, इसमें से एक की डेथ हुई है मौके पे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस चेक पोस्ट को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे विराट कोहली 50 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए। खबर है कि क्रिकेटर मनीष पांडे जल्द ही दक्षिण भारत की अभिनेत्री अश्रिता शेट्टी से शादी कर सकते हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। मुंबई के सांता क्रूज में रेलवे लाइन के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने भयानक रूप ले लिया और आग से उठती ऊंची ऊंची लपटें और उससे निकलता काला धुआं दूर से ही दिखाई पड़ने लगा, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग के विकराल रूप को देखने के बाद इलाके के लोगों ने बिना देर किए इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कबाड़ के गोदाम में लगी जबरदस्त आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। बताया गया कि फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिस कबाड़ के गोदाम में यह आग लगी थी उसे वहां के लोगों ने गैर कानूनी तरीके से चलाने का आरोप लगाया। इल्लीगल गोडाउन यानी पेपर्स वगैरह जमा करते हैं, उनका वो गोडाउन उधर था और बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से ये आग लगी है। घटना वाली जगह से रेलवे लाइन बेहद करीब होने की वजह से मुंबई लोकल पर भी इसका असर पड़ा। ट्रेनों को आग बुझने तक रास्ते में ही रोक दिया गया। इलाके के लोगों ने इससे पहले भी इस जगह पर भीषण आग लगने का दावा किया। सेकेंड टाइम मेरे सामने इतना बड़ा घटना हो गया है। मैं मुंबई पुलिस को भी बोलता हूँ और बीएमसी को बोलता हूँ, यहाँ पे इनको अधिकार देना ही चाहिए, तोड़ना ही चाहिए पूरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शिकायत समिति बनाए जाने की मांग पर कई रेहड़ी पटरी वालों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सभी लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ने लगे। सीएम के घर के पास पहुंचते ही उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर तमाम जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो साप्ताहिक मार्केटों में दुकान लगाते हैं, वो तमाम व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी पहले से मुस्तैद थी। बैरिकेड लगाकर सभी रेहड़ी पटरी वालों को रोका गया तो उन्होंने हंगामा और तेज कर दिया। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची। बैरिकेड के एक ओर वाटर कैनन भी तैयार रखी गई ताकि जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा सके। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे।
और सभी ने आरोप लगाया कि उन पर होने वाले जुल्म की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इस प्रदर्शन में वो लोग शामिल रहे जो दिल्ली में रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इन सभी ने बीते 4 साल में शिकायत कमेटी न बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई। सभी प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के पास रोकने के लिए पुलिस काफी देर तक मशक्कत करती रही। बैरिकेड लगा के इन्हें एक जगह बैठकर प्रोटेस्ट करने को कहा गया था, पर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती को देखते हुए सभी प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और वहीं से अपनी मांगों पर नारेबाजी करने लगे। फैक्ट्री वाला का उजाड़ना बंद करो। हंगामा कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे न माने जाने तक वो इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। जब तक दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए दिल्ली में ग्रीवांस कमेटी, जो कि एक मैंडेटेड कमेटी है, वो नहीं बनाए, तब तक हम यहीं बैठने वाले, जाने वाले नहीं है। इस साल मानसून की बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक इस साल देश भर में मानसून की बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 2100 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में 738 लोग घायल हो गए, 46 लोग अभी भी लापता हैं। बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 399 और पश्चिम बंगाल में 227 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और बाढ़ से 20,000 जानवर भी मारे गए। इसके अलावा 22 राज्यों में 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। यही नहीं, 14.14 लाख हेक्टेयर खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के पास ठाणे में टिकट बंटवारे से नाराज शिवसेना के 26 पार्षद और करीब 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी और नाराजगी जताते हुए पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया। जवळजवळ 200 पदाधिकारी व एक 27-28 नगरसेवकांनी राजीनामे माननीय पक्ष प्रमुख व माननीय एकनाथजी शिंदे व श्रीकांतजी शिंदे यांना पाठवण्यात आलेले आहेत। पार्टी से इस्तीफा देने वाले शिवसेना कार्यकर्ता कल्याण ईस्ट सीट शिवसेना को नहीं मिलने से नाराज थे। मागच्या सुद्धा ही शिवसेना सीट होती, एक अपक्ष उमेदवार निवडून आला होता आणि मग यावेळेस युती होते म्हटल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेले। ठाणे जिले की कल्याण ईस्ट सीट पर पिछली 2 बार से निर्दलीय विधायक गणपत गायकवाड़ का कब्जा है, जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है। गुजरात के वडोदरा में एक मगरमच्छ के हाईवे पर आने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि रात में मगरमच्छ वडोदरा से आणंद को जोड़ने वाले हाईवे पर चल रहा था, जिसे देखते ही वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर वहां पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गई। किसी तरह से मगरमच्छ के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, जिसके बाद मगरमच्छ सड़क पर ही जल्दी जल्दी पलटने लगा। इसी बीच एक आदमी ने मगरमच्छ के मुंह पर एक कपड़ा डाल दिया, जिसके बाद मगरमच्छ उन पर ही हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बाद मगरमच्छ को पिंजरे में डालने की कवायद शुरू हुई। एक आदमी मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे पिंजरे में डालने की कोशिश करने लगा, जबकि एक आदमी डंडे की मदद से उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पिंजरे में डाला गया। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के जलगांव में एक रैली की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के जलगांव में एक जनसभा की और कश्मीर में आतंकवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। 41,000 निर्दोष लोग कश्मीर में मारे गए थे आतंकवाद के कारण, लेकिन आज भी कांग्रेस के नेता धारा 370 के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जेएनयू छात्र रहे उमर खालिद पर हमला करने के आरोपी नवीन दलाल को शिवसेना ने हरियाणा में अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने नवीन दलाल को बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से टिकट दिया। जनता की आस उम्मीद बन के मैदान में आए हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में पार्किंग विवाद में गार्ड पर हमला करने के आरोपियों को पकड़ लिया गया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। सेंटर में लग रहा है कि दूसरी बार जीत के आए हैं तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आने पर लगा बैन हटा दिया गया, जिसके बाद काफी तादाद में सैलानियों के आने की उम्मीद जताई गई। यूपी के बाराबंकी में गोहत्या के आरोपी की पिटाई के विरोध में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने अपने समर्थकों के साथ जैतपुर थाने पर धरना दिया। पीएल पुनिया ने पुलिस वालों पर हिरासत में आरोपी को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया और इसी वजह से अपने समर्थकों के साथ जैतपुर थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख थाने में मौजूद पुलिस वालों ने पीएल पुनिया से बात की। आप कहें तो हम लोग जांच कर लें या लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुनिया ने आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की मांग कर दी। कानून अपना काम करेगा,
लेकिन इस तरह से थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना सर, किन लोगों ने ये मारा तो है, किसी कुछ बताया ये भी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए और गोहत्या के आरोपी की मेडिकल जांच करवाई गई। उसकी जो है जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन आई है, उसमें कहते हैं ठीक है, इसमें जांच कराई जाए और उसको जो है भेजा गया मेडिकल पे। बिहार के कटिहार में एक मेले में झूला झूलने के दौरान एक लड़की गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के वक्त मेले में लोगों की भीड़ जुटी थी और झूला झूलने के लिए भी लोग कतार में खड़े थे। इस बीच झूला जैसे ही ऊपर से नीचे आने लगा, उस पर बैठी ये लड़की झूले से नीचे गिर गई। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। वहीं झूले से गिरी लड़की बेहोश हो चुकी थी, उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक लड़की सेल्फी ले रही थी, सेल्फी लेने पे वहाँ पे गिर गई। उसके बाद अपने बाद हल्ला गुला हो गया, थोड़ा सा उठा पटाख लेके उनको लेके गए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक आरएसएस कार्यकर्ता, उनकी गर्भवती पत्नी और 6 साल के बच्चे पर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। एक दिन पहले आरएसएस कार्यकर्ता का शव उनके घर में खून से सना हुआ मिला था, जिसकी खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता, उनकी गर्भवती पत्नी और 6 साल के बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया गया कि तीनों लोगों की हत्या धारदार हथियार से की गई। मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता पेशे से स्कूल टीचर थे। दादा থাকে মানে জামাইবাবু থাকে মানে ওরই বোন হচ্ছে যে মারা গেছেন, তো ওকে ফোন করলাম, ওর মেয়ে ধরেছিল, যে বলছে না এটা মার্ডার হয়ে গেছে পুরো। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद पैसों के लेन देन के विवाद को हत्या के पीछे की वजह बताया। ওই পরিবারের সাথে কোনো পরিচিত ব্যক্তি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को और उठाते हुए ममता सरकार पर हमला बोला और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। जिस प्रकार का हत्याकांड है, सघन है और इससे पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का चेहरा बहुत साफ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत दी। इस कार्य की हम निंदा करते हैं, उनको कानून व्यवस्था और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। मकर की 8 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। दमकल विभाग ये लगातार कोशिश में है कि किसी तरह से इस आग को बुझाया जाए। वहीं आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 3 कर्मचारी भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एहतियातन पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। बताया गया कि अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो ये पास मौजूद दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इसी हफ्ते उत्तर पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तुर्की ने वहां के कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए भारत ने सीरिया में शांति बहाल करने की अपील की, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 2 दिन बाद ही तुर्की ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। सैन्य अभियान के दौरान तुर्की ने वहां के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ज्यादातर हमले तुर्की के समर्थन वाली सीरिया की सेना ने किए। रात के वक्त भी मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों की वजह से कई इमारतें जलकर राख हो गईं। तुर्की की ओर से हमले शुरू होने के बाद वहां रहने वाले लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। सीरिया से सेना हटाने के बाद विरोध झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को फायदा न उठाने की चेतावनी दी। If he does it unfairly, he's going to pay a very big economic price. अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही कुर्द समुदाय ने हमले की आशंका जताई थी। हमला शुरू होने के बाद अमेरिका में रहने वाले कुर्द समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। आर्थिक सुस्ती के बीच अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म दशहरे पर पिछले साल से ज्यादा बिक्री करने में कामयाब रहे। कंसल्टिंग फर्म रेड सीयर की मुताबिक दशहरे की सेल के दौरान $3 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों ने बेचा। अमेज़न और फ्लिपकार्ट समेत ऐसी ज्यादातर कंपनियां हर साल दशहरे पर इस तरह की सेल रखती हैं, लेकिन इस बार पिछले साल से करीब 30% ज्यादा बिक्री हुई। सेल के दौरान लोगों का सबसे ज्यादा जोर मोबाइल फोन खरीदने पर रहा। कुल बिक्री में 55% हिस्सेदारी अकेले मोबाइल फोन की रही। महीने की बम्पर शुरुआत के बाद उम्मीद की जा रही है कि इन कंपनियों की कुल बिक्री अक्टूबर खत्म होने तक 42,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में सबसे आगे फ्लिपकार्ट रहा, जिसने अकेले ही 60% से ज्यादा बिक्री की।
थाईलैंड के समुद्र साखोन प्रांत में ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही एक गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी का ड्राइवर वहां लगे सिग्नल को देखे बिना रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था, लेकिन तभी सामने से आ रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वहां कई गाड़ियां रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी दिखी, लेकिन एक सफेद गाड़ी उन सबको पार करते हुए क्रॉसिंग की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच वहां ट्रेन भी आ गई। ट्रेन को सामने देखकर भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और क्रॉसिंग पार करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी तरफ पहुंचता, ट्रेन की गाड़ी से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर होने के बाद ट्रेन गाड़ी को काफी दूर तक घसीटते हुए चली गई। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार भी ट्रेन की चपेट में आ गया। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन रुक गई, जिसके बाद लोग बुरी तरह टूट फूट चुकी गाड़ी के पास पहुंचे। ट्रेन की टक्कर से गाड़ी बुरी तरह पिचक गई, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया। हालांकि इस हादसे में किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई। गुरुग्राम में गो तस्करों और गो टास्क फोर्स के लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोप है कि इस मुठभेड़ के दौरान गो तस्करों ने हरियाणा पुलिस की गो टास्क फोर्स के साथ मौजूद एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मार दी। ये मुठभेड़ बीती रात हुई है, जब खबर मिलने के बाद हरियाणा पुलिस की गो टास्क फोर्स ने गो तस्करों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वहां पुलिस के साथ मौजूद बजरंग दल का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। मुंबई के पास भिवंडी में सड़क के गड्ढे की वजह से एक डॉक्टर की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बीती रात 23 साल की तान्या नाम की डॉक्टर का स्कूटर सड़क के गड्ढे की वजह से गिर गया था और एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे तान्या की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने भिवंडी वाडा हाईवे को जैम कर दिया। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं, जिन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। रोड को उन्होंने जाम कर दिया है और कहीं न कहीं जिस तरह से कल की घटना हुई थी उसके बाद लोग गुस्से में आ गए थे। पूरे भिवंडी वाला रोड के पर जो हाईवे का इलाका है उस पर तमाम गड्ढे हैं। जिस कंपनी पर सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी है, गुस्साए लोगों ने उसके खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी की। लोगों के हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची। जैम खुलवाने के लिए पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आज तक किसी सरकार ने या सुप्रीम कंपनी ने या प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर ने किसी ने इसकी दखल नहीं ली। उसमें पुलिस प्रशासन ने भी आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सड़क की मरम्मत के लिए जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों का धरना काफी देर तक चलता रहा।